कल अपन ने ये देखा था देखो पहले अपन पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी किसकी? इतिहास की, ठीक है ना। इतिहास में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? पाषाण काल, ठीक है ना। पहला टॉपिक अपना हो गया था पाषाण काल। पाषाण काल का क्या पढ़ा था अपन ने? सिंधु सभ्यता, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हो गया था। सिंधु सभ्यता क्या था अपन ने क्या पढ़ा था? महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल, महाजनपद काल क्या हो गया था अपना? मगध का उदय, ठीक है। अब मगध के अंतर्गत अपन ने जब पढ़े थे अपन उनके नाम लेंगे। तो मगध में सबसे पहले अपन हर्यक वंश पढ़ा था, जिसमें राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उदयन। उदयन का लड़का अनिरुद्धक। अनिरुद्धक के बाद मुंडक। मुंडक के बाद नागदशक, अंतिम शासक। नागदशक को मारा था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने मारा और शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग के बाद अगला शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक के बाद नंदीवर्धन। नंदीवर्धन और महानंदी, ठीक है। महानंदी की हत्या की थी महापद्मानंद ने। महापद्मानंद का लड़का कौन था? धनानंद, ठीक है। तो अपन ने इतिहास में ये इतना पढ़ चुके थे अभी तक, ठीक है ना, कि भाई एक के बाद सीक्वेंस से अपन ये सब चीजें पढ़ चुके थे। अब धनानंद का शासन मगध में चल रहा था इस समय। तो ये बता दिया था मैंने कि धनानंद का शासन जो है वो मगध में चल रहा था। और तक्षशिला का इस समय प्रधान आचार्य कौन था? चाणक्य, ठीक है ना। अपन ये भारत की स्थिति अपन देख चुके थे कि मगध में धनानंद का शासन था, तक्षशिला में आम्बी नामक राजा था, और चाणक्य का शासन था। पौरस और पुरुष अपन सब देख चुके थे, ठीक है ना। इधर अपन ने देखा कि दारात्रती को परास्त करके सिकंदर विश्व विजय करते हुए भारत की ओर आ गया था, और भारत में उसने आम्बी से हाथ मिलाया। आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आम्बी से आत्मसमर्पण के बाद सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जिसको अपन हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से, झेलम के या फिर विदस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब देखा अपन ने झेलम को पार करके सिकंदर की सेना ब्यास नदी पे आई, तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। वापस चले गई और वापस जाते समय बेबीलोन में उसकी हत्या हो गई, ठीक है। अब सिकंदर जो आया था, इतना सब कुछ जीता उसने, तो अपन ने देखा कि जो भारत का कुछ हिस्सा था तो वो तो किसको दे दिया था? पोरस को। किसको दे दिया था? पोरस को दे दिया था। क्यों? क्योंकि वीरता से प्रसन्न हो गया था पोरस की, ठीक है ना। और जब बाहर का हिस्सा था तो सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। तो जो सेल्यूकस निकेटर था, सेनापति था इसका सिकंदर का, तो ये जो हिस्सा था पूरा, ये किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। अब ये यहाँ पर शासन कर रहा था, ठीक है। मगर इसी समय भारत की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप होता है, और यहाँ पर जो चाणक्य ने एक लड़के को लेके गया था, मैंने बताया था ना, एक बहुत होशियार लड़का था मेरे टाइप का, ठीक है ना। तो लड़के को लेके गया था, तो उस लड़के को तैयार कर दिया है, और तैयार करके अब वो चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण कर रहा है। तो जब उसने चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया, तो मगध में जो धनानंद था, ये विलासी प्रवृत्ति का इंसान था। मतलब हमने देखा ना, पोगट उल्टे सीधे शौक सारे। तो धनानंद को इसने परास्त कर दिया, और धनानंद को परास्त करने के बाद अब मगध में उस लड़के ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना कर दी, और वह लड़के का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो वृषल कुल का था। वृषभ कुल या वृषल कुल, जिसको बोलते हैं निम्न कुल का, ठीक है ना। कुछ इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि भाई ये निम्न कुल का है। बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ में इसको मौर्य वंशी बताया गया है।
जैन ग्रंथ में इसको क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है ना। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। हालांकि इसका अभी तक ऐसा पुख्ता प्रमाण कुछ नहीं मिला है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस वंश से संबंधित था, ठीक है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विभिन्न प्रकार से मत दिए गए हैं कि अलग अलग हो सकता है कि कुछ बोलते निम्न कुल का था, कोई बोलते क्षत्रिय था, कुछ बोलते, ठीक है ना। मगर जो भी बात हो, ये एक प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त को बचपन से चाणक्य ने ऐसे ट्रेन किया था कि इसको अखंड भारत का सपना दिखा दिया था। भाई अखंड भारत अपने को जीतना। अखंड भारत का मतलब ये होता उस समय का पाकिस्तान सब भारत में था, ठीक है ना, काबुल गांधार ये सब, ठीक है ना। तो अखंड भारत का सपना दिखा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने, और ये मन में भर दिया था कि अखंड भारत का राजा तेको बनना है, और उसी पे इसने काम किया। तो उस समय सबसे बड़ा जनपद जो था मगध, ये जीत चुका था। अवंती इसमें शामिल हो ही गए थे पहले, वैशाली कौशल ये वो सब इसमें पहले थे, ठीक है ना। तो मगध जीतने के बाद इसने ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने पहली बार अभी तक के शासक में पहली बार दक्षिण भारत विजय करने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों माना जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत में जो दो शिलालेख मिलते हैं, एहनानूर और कोहनानूर, ठीक है, ये दो शिलालेख मिलते हैं। ये दोनों शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में एहनानूर कोहनानूर नामक दो शिलालेख मिलते हैं और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। तो ऐसा माना गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत विजय करने वाला पहला शासक बना अभी तक, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अभी प्रधानमंत्री का जो पद है, सबसे बड़ा पद होता है किसी भी शासन में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के पद पे कौन था? चाणक्य। क्योंकि चाणक्य जो था वो मेन था। उसने कसम खाई थी ना छोटे खोल के, बर्बाद कर दूंगा, कर दिया, धनानंद को हटा दिया उसने, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के पद पे कौन बन गया था? चाणक्य। चाणक्य के दो अन्य नाम अपने को पता है कौन कौन से थे? एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य, ठीक है ना। तो चाणक्य का ओरिजिनल नाम जो है वह विष्णुगुप्त है और अन्य नाम है चाणक्य और कौटिल्य, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद संभाला हुआ था। सबसे प्रमुख व्यक्ति ये हुआ था, विद्वान भी सबसे हुआ था। तो चाणक्य जब विद्वान था, प्रमुख व्यक्ति था, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र। अब नाम से ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी की बुक है, मगर नहीं। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है, इसमें वर्णन किया गया है राजनीति का। किसका वर्णन किया गया है? राजनीति का। मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि चाणक्य जी की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो पता होना चाहिए किसका वर्णन किया गया है? राजनीति का, ठीक है ना। और बुक का नाम था अर्थशास्त्र। लगता है इकोनॉमी की बुक है, मगर ये राजनीति की बुक थी, ठीक है ना। तो ये था। मगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की एक प्रमुख घटना ये थी कि जो सेल्यूकस निकेटर है, यहाँ बैठा हुआ था अभी, कौन है ये सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, ठीक है ना। तो सेल्यूकस निकेटर थोड़ा सा ताक जमा रहा है कि सिकंदर जो काम नहीं कर पाया वो काम मैं कर दूं, ठीक है ना। तो ये भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। सेल्यूकस निकेटर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा, और ये खबर मिल जाती है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक योग्य शासक है, दक्षिण भारत तक विजय की उसकी खबर सुनने को मिलती है। तो ये चुप बैठने वाला था क्या? नहीं, अपनी पूरी सेना तैयार करी और पहुंच गया सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करने, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर में पीछे नहीं हट रहा था। उन्होंने कहा भैया हम भी युद्ध करेंगे। ये तैयार होके ये भी चल दिया। मगर सेल्यूकस निकेटर से पहले उसकी लड़की तैयार हो गई, हेलेना। बोले पापा मैं भी युद्ध के साथ में चलूंगी। युद्ध तो हम भी लड़ेंगे, हम क्यों नहीं लड़ेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर की लड़की भी तैयार हो गई, हेलेना। इधर से चंद्रगुप्त मौर्य गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही हेलेना को देखा, उनने कहा भैया हम युद्ध करने नहीं आए, बाजे बजाओ। क्या बजाना है? बाजे। किसने बोला युद्ध करने आए? तुम पागल हो? सबको पीछे, सब पीछे में अकेले। चंद्रगुप्त मौर्य अकेले अकेले आगे जा रहा है अब, ठीक है। उनने कहा चलो नाचो, रख तलवार अलवार लुका दो सब।
उनने कहा युद्ध करने थोड़ी ना है, बाजे बजाओ। उनने क्यों? उनने सामने देख नहीं रहे, महिला के सामने हम अस्त्र कैसे उठाएं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को ऐसा कान के नीचे दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनने क्यों, करोगे कि नहीं विवाह? उन्होंने कहा तैयार है, हम तो पहले बोल देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। तो इसी के कारण अब ये गए थे युद्ध करने, तो जीतने की बजाय हार के आ गए, और ये हो गया था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य संग हेलेना, ऐसा पर्चे छप गए। युद्ध करने गया था और ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हो गया? हेलेना से। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर को इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और उसकी पुत्री के साथ इसने विवाह कर लिया। बदले में काबुल, कांधार, हेरात और मकरात, ठीक है, ये 4 नगर थे उस समय, प्रमुख नगर हुआ करते थे। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिए। दहेज के रूप में क्या क्या दे दिया उसने? 4 नगर दे दिए, काबुल, कांधार, हेरात और मकरात, ये 4 नगर दे दिए। साथ में एक मेगास्थनीज नामक एक व्यक्ति था। कौन था? मेगास्थनीज। एक मेगास्थनीज नामक एक व्यक्ति था। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भी साथ में भेज दिया चंद्रगुप्त मौर्य के पास। उन्होंने कहा देखो हमारी लड़की को कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है, चेक करने के लिए। अभी जैसे वो शादी होती तो नहीं वो क्या आती है दुल्हन के साथ, क्या बोलते हैं उसको? डेडरी, मेंढकी, क्या बोलते हैं? ढेढई। हाँ, ढेढई। ये होता क्या है तो भगवान जाने शब्द क्या होता है, इससे अच्छा मेंढकी बोल दो। हाँ, ढेढई की जगह मेंढकी आती है उनने का। तो अभी वर्तमान में ढेढई आती है ऐसा दुल्हन के साथ। तो ऐसा सेल्यूकस निकेटर ने उसकी लड़की के साथ किसको भेज दिया? मेगास्थनीज को भेज दिया, ठीक है। तो 4 नगर दे दिए मेगास्थनीज को, चंद्रगुप्त मौर्य को, और मेगास्थनीज को भेज दिया। अब मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 2 प्रमुख व्यक्ति हो गए, एक हो गया चाणक्य और दूसरा कौन हो गया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने देखा कि चाणक्य ने भी उसकी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति का वर्णन है। तो मेगास्थनीज बोल रहा है कि हम पीछे कैसे, हम भी लेखक, हम भी लिखेंगे। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम क्या था? इंडिका। और इसमें वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था उसका जीवंत वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज बोलता बोले कि ऐसा दरबार हमने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का जीवंत वर्णन जो मिलता है वो इंडिका में मिलता है, और राजनीतिक व्यवस्था जो मिलती है वो किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। ये 2 प्रमुख व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे ये, ठीक है ना। तो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मगर इसी समय हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपना लेता है। क्या अपना लेता है? जैन धर्म। बौद्ध धर्म पहले अपना रहे थे, अब क्या अपना लिया ने? जैन धर्म, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पूरा ये काबुल, कांधार सब इसके पास आ गए थे, दक्षिण भारत तक की विजय कर ली थी, सब बढ़िया चल रहा था। मगर हुआ क्या कि इसका जो भतीजा था, ठीक है, भद्रबाहु जिसको बोलते हैं, इसका जो भतीजा था उसने इसको ज्ञान दे दिया बहुत तेज। उन्होंने कहा चाचा बात ऐसी है कि तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक है, मगर हमारे धर्म अपना के तो देखो। और ठीक है, जैसे ही इसने धर्म अपनाया तो आज से अपने राज दरबार में जो बलि चढ़ती थी सब बंद, पूजा पाठ सब बंद, ब्राह्मणों को भोज करवाना सब बंद, सब बहुत सारे प्रकार के इसने बंद करवा दिए, ठीक है ना। अब इसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो हृदय परिवर्तन होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटका जाता है। कर्नाटका में जो पहाड़ी थी श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है, कर्नाटका में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, जहाँ पर जाकर के ये उपवास करता है। कौन सा उपवास करता है? सन्नलेखना उपवास। कौन सा उपवास है ये? सन्नलेखना उपवास, ठीक है ना।
ये सन्नलेखना उपवास करता है। सन्नलेखना उपवास का मतलब ये होता है पहले पीना बंद, बाद में खाना बंद, ब्रैकेट में पानी और खाना, तो न और कुछ पीना बंद कर रहा है। तो सन्नलेखना उपवास का मतलब ये होता है खाना और पानी दोनों बंद हो जाता है और व्यक्ति अपने आप मर जाता है, उसको बोलते हैं सन्नलेखना उपवास। ठीक है ना, मतलब भूख से जो मरेगा उस उपवास का नाम क्या है? सन्नलेखना उपवास। ऐसे ही वर्तमान में भी होता है, जैसे कि कसाई खाने होता है ना, तो कसाई खाने में गाय होती है तो गाय को मारते हैं, ठीक है ना, तो गाय को भी ऐसे ही मारते हैं। उसको पहले तो जिंदी गाय रहती है तो उसको खाना और पानी दोनों बंद कर देते हैं, खाना पानी कुछ भी बंद नहीं करेंगे, तब जो गाय का शरीर है वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, पूरा भूख से मर जाएगी ना, वो तड़प तड़प के मरती है वो। जब वो पूरा खाना पानी बंद हो जाता है, पूरी इसकी जो चमड़ी है वो शरीर से चिपक जाती है, तब उसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, उबलता हुआ पानी डालते हैं गाय के ऊपर, ठीक है ना। ये मरी नहीं है, वो जिंदी है। गाय के ऊपर गर्म पानी डालें क्यों? क्योंकि उसको चमड़ी जो है वो शरीर छोड़ दे, ठीक है ना। फिर उसको मारते हैं और उसके बाद उसकी पूरी चमड़ी निकालते हैं और उससे ये पर्स वगैरह ये सब बन रहा है जानवरों की खाल से, लेदर बोलते हैं ना अपन इसको, चमड़ा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार कोई भी जानवर हो, गाय से मतलब नहीं, कोई भी जानवर हो उसकी चमड़ी ऐसी निकालते हैं, ठीक है। कोई भी जानवर हो, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, XYZ, तो उसकी चमड़ी ऐसे निकालते हैं, पूरा दर्दनाक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी धर्म अपनाया, श्रवण बेलगोला गया और श्रवण बेलगोला में उसने सन्नलेखना उपवास के दौरान अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य चल बसे, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका लड़का बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? यहाँ लिख देता हूँ, धनानंद के बाद आया था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया था बिंदुसार, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो लड़का था बिंदुसार, वो शासक बना था। इनके क्या इनके तरह दिव्यांशु, दिव्यांशु दिव्यांशु इनके तरह चलो देखो अब तक। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार अब शासक बना है। तो बिंदुसार जब शासक बना तो देखो मैंने बताया ना, जो संघर्ष करता है वो उसको सब चीज़ पता रहती है कि भाई अपने को क्या करना है, अपने को इसको बढ़ाना है। जो संघर्ष करेगा ना वो कभी भी ऐसा नहीं है या यश नहीं करता, वो बढ़ाता हर चीज़ को। और जिसको पहले से मिल जाता है, बना बना राज्य मिल जाता, वो उजाड़ देता है। बिंदुसार के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। बिंदुसार के पूरा बना बना राज मिल गया, दक्षिण भारत पूरा मिल गया, मगध, कौशल, अवंती वगैरह सब मिल गया, काबुल, कांधार, मगरात, हिरान, ये सब मिल गया, ठीक है ना। तो अब इसके थोड़ा सा घमंड टाइप का आ गया, उनने कहा भैया कोई मतलब नहीं, अब हम हमारा हिसाब से करेंगे। तो इसने क्या किया कि ये बिलासी प्रवृत्ति का बन गया, थोड़ा सा बिलासी प्रवृत्ति का बनने के चक्कर में इसने सबसे पहले अपने मामा का मंजा सूद दिया। इसका मामा कौन हुआ? सेल्यूकस निकेटर। मतलब सेल्यूकस निकेटर उस समय तक चल वैसे थे, तो सेल्यूकस निकेटर का एक एंटियोकस नामक लड़का था, ठीक है ना। तो एंटियोकस से इसने क्या किया, अपने मामा के यहाँ से सबसे पहले सूखे मेवे बुलवा लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मीठी शराब और एक दार्शनिक, ये 3 चीजें बुलवाई उनने। इसमें नीली है, ठीक है। चलो, तो बिंदुसार ने जो है अपने मामा के यहाँ से कितनी चीजें बुलवाई थी? 3 चीजें बुलवाई थी। एक सूखे मेवे बुलवा ली है, एक मीठी शराब बुलवा ली और एक दार्शनिक बुलवा ली है। तो एंटियोकस ने क्या किया कि एंटियोकस ने सूखे मेवे और मीठी शराब तो भेज दी, 2 चीजें भेज दी उनने, मगर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, ठीक है, रहने दो, देखो इसको चल जाएगा वो आज। तो एंटियोकस ने क्या किया कि सूखे मेवे और मीठी शराब यानी कि अंजीर
और मीठी शराब तो भेज दी, मगर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि एंटियोकस ने दार्शनिक को अपने राज्य की आत्मा बताया है। एंटियोकस ने दार्शनिक को क्या बताया? अपने राज्य की आत्मा बताया, ठीक है ना। तो बिंदुसार थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का हो गया था, थोड़ा सा बिगड़ टाइप का गया था वो, ठीक है। मगर हुआ क्या कि बिंदुसार के समय की प्रमुख घटना ये थी कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। कहाँ विद्रोह हो गया था? तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तो बिंदुसार के समय की तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। अब बिंदुसार विलासी प्रवृत्ति का, अयोग्य राजा थोड़ा सा, तो बिंदुसार अब ये तक्षशिला का विद्रोह दबाने जाएगा क्या? नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो विलासी प्रवृत्ति का है वो, ठीक है। इसमें डालो तो सब चलेगी वो तो। इंक है ना? हाँ यार, कोई दिक्कत हो ना, कार है क्या? पेन देना है? बहुत पेन खराब किया हमने ऐसे में, पेन की नींव अंदर रहेगी उनने कहा। ऐसा होता है। चलो इसको लगा, चलो ठीक है। तो बात ये थी कि बिंदुसार के समय की प्रमुख घटना ये थी कि बिंदुसार के समय कहाँ पर विद्रोह हो गया था? तक्षशिला में। तक्षशिला में यहाँ विद्रोह हो गया था। तब बिंदुसार जो थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का इंसान था, तो तक्षशिला का विद्रोह दबाने जाएगा क्या? ये नहीं जा सकता। इसीलिए बिंदुसार के दो लड़के भय। कितने लड़के भय थे? बिंदुसार के दो लड़के थे, एक का नाम था सुसीम और दूसरे का नाम था अशोक, ठीक है। बिंदुसार के दो लड़के थे, एक का नाम था सुसीम और एक का नाम था अशोक। तो जब देखा अपन ने कि घर में भी अपन देखते हैं कि दो भाई अगर हैं तो एक जो है वो बहुत तेज तर्राट रहता है, भन्न उन्ने का, ठीक है, और एक जो रहता है वो सीधा साधा रहता है। मेहमान आ रहे तो उन्हें चाय पानी नाश्ता यही करवाएगा। छोटे वाले को उनने का दूध लेने भेज रहे तो 3 घंटे में वापिस आ रहे तक मेहमान ही चले गए। ऐसा होता है ना। एक व्यक्ति है उनने का घर के बाहर जूते उतर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति है घर के बाहर ये उतार रहा है, दूसरा व्यक्ति है सोफा सेट पे बैठ के जूते उतारेगा और कपड़े से पोंछ भी लेगा उनने का। ऐसा हो जाता है। 2 व्यक्ति रहते हैं तो एक सीधा रहता ही है और एक बहुत तेज तर्राट रहता है। तो बात ऐसी थी यहाँ भी कि जो सुसीम था वो बहुत सीधा साधा था और अशोक जो था वो बहुत तेज था। मगर दिक्कत ये थी कि अशोक इस समय विदिशा में था। कहाँ पे था? विदिशा, ठीक है ना। कारण दूसरा था। तो अशोक जो है विदिशा से उज्जैन अप डाउन कर रहा है, डेली एमएसटी बनवा ली उसने। क्यों कर रहा था? क्योंकि उज्जैन का इस समय इसको कार्यभार दे के रखा था और विदिशा की राजकुमारी के साथ इसको बहुत कसके हो गया था, ठीक है ना। तो उज्जैन से विदिशा जाया करता था ये, तो इसमें परेशान था अशोक इस समय बेचारा, ठीक है। मगर इसको जैसे ही पता लगा अशोक को कि हमारे बाप के खिलाफ तक्षशिला में विद्रोह हो गया है और सुसीम भैया जा रहे हैं विद्रोह को दबाने, तो अशोक समझ गया कि इनसे दोनों से कहीं होने वाला है नहीं। रेलवे स्टेशन पे खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था ये, वहीं पे इसने टिकट को फाड़ा। उन्होंने कहा बेन तू बाद में मिल, मैं सीधे जाऊंगा बाप के पास। सीधे बिंदुसार के पास आया। उसने बोला क्यों चाचा क्या हाल है? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कौन गया? सुसीम। सुसीम को रास्ते में मिलाया। उन्होंने बेटा एक काम कर, तू वापस जा घर, 10 रुपए की हरी चटनी और 2 किलो प्याज ले आना साथ में, तेरे बस की बात नहीं विद्रोह दबाना। और ये विद्रोह को दबाने के लिए कौन आ गया? सीधे अशोक आ गया, ठीक है ना। सुसीम से वैसे भी नहीं दबता विद्रोह, बिंदुसार विलासी प्रवृत्ति का था, इससे भी नहीं होता, इसलिए अशोक गया, ठीक है ना। तो अशोक गया तक्षशिला का विद्रोह दबाना और इसने यहाँ पर जितने भी विद्रोही थे
सबकी गर्दन काट के खत्म कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 1.5 लाख विद्रोहियों को यहाँ पर उसने कत्लेआम कर दिया, गर्दन काट के हत्या। अब हो रहा है नरसंहार, इतिहास का नरसंहार शुरू कर दिया इसने। पूरे विद्रोहियों को, तक्षशिला के सारे विद्रोहियों को गर्दन काट के हत्या करके खत्म, और तक्षशिला का विद्रोह दबा के वापस। जैसे ही वापस आया, बिंदुसार से बोला आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, और इसको राजगद्दी से हटा करके अब मगध की गद्दी पर खुद बैठ गया है। तो अब बिंदुसार के बाद जो अगला शासक बना है मगध का, वो कौन बना है? अशोक। ठीक है, तो अब मगध का अगला शासक कौन बन गया यहाँ पे? अशोक बन गया है। ठीक है ना। अब अशोक की कहानी अपन पढ़ेंगे कल, क्योंकि सम्राट अशोक बोलते हैं इसको। ठीक है ना, बड़ी कहानी रहेगी, तो इसको अपन शुरुआत करेंगे कल। और आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा तुम्हारा। ये पूरा सीक्वेंस जो है वो याद करते चलना, मत कर देना उसको।